एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक, चाइनाज हीलियम एक्सपोर्ट बैन। पहली नजर में लग सकता है कि हीलियम तो सिर्फ बलून्स में यूज होता है, लेकिन रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। आज के टाइम में हीलियम एमआरआई मशीन से लेकर सेमीकंडक्टर चिप्स, इसरो के रॉकेट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स और डिफेंस एप्लीकेशंस तक हर जगह यूज होता है। इसी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट बैन सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं है, बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंडिया की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी तक पहुंच सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया। 10 जुलाई 2026 को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हीलियम एक्सपोर्ट्स पर एक टेम्पररी बैन अनाउंस कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना खुद भी हीलियम का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है। वो अपनी रिक्वायरमेंट का लार्ज पोर्शन इंपोर्ट करता है। तो सवाल उठता है, अगर चाइना खुद इंपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट क्यों रोक दिया? इसका आंसर हमें जियोपॉलिटिक्स में मिलता है। एआई रेस, सेमीकंडक्टर कंपटीशन, मिडिल ईस्ट टेंशन और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को देखते हुए चाइना अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए हीलियम स्टॉकपाइल करना चाहता है। इसी डिसीजन ने पूरी दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट किया। इस सेशन में हम सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हीलियम की बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद देखेंगे हीलियम अर्थ पर मिलता कैसे है और एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। फिर चाइना के एक्सपोर्ट बैन के रीजंस, ग्लोबल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज और इंडिया पर उसके इंपैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हीलियम एक केमिकल है जिसका सिंबल He और एटॉमिक नंबर 2 है। ये यूनिवर्स का सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन इससे हल्का है। हीलियम को नोबल गैस फैमिली में रखा गया है, जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। नोबल गैसेस की खास बात यह है कि ये नॉर्मली किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी की वजह से जो हीलियम है उन इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां कंटामिनेशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जा सकती है। इसलिए हीलियम ऑर्डिनरी गैस नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल रिसोर्स माना जाता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हीलियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 का पहला मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका आउटर शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। इसी वजह से हीलियम को किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल आता है कि नोबल गैसेस को इनर्ट क्यों कहा जाता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। इसका मतलब आउटर शेल ऑलरेडी फुल है। जब किसी एटम का आउटर शेल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेने की या देने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसी वजह से हीलियम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हीलियम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इमेजिंग और एरोस्पेस जैसी हाईली सेंसिटिव एनवायरनमेंट्स में सेफली यूज किया जाता है। अब हीलियम की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। हीलियम कंप्लीटली कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है। ये नॉन टॉक्सिक भी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन फ्लेमेबल है। आपने हाइड्रोजन के एक्सप्लोजन के बारे में सुना होगा, लेकिन हीलियम में ऐसा रिस्क नहीं होता। इसके अलावा हीलियम की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, मतलब ये हीट को एफिशिएंटली ट्रांसफर करता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से हीलियम इंडस्ट्रीज के लिए एक आइडियल गैस बन जाता है। हीलियम की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये लगभग -269 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बनता है। ये किसी भी एलिमेंट का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। इसी वजह से हीलियम को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स अचीव करने के लिए यूज किया जाता है। जब साइंटिस्ट सुपरकंडक्टर्स या क्वांटम कंप्यूटर्स को कूल करते हैं, तब ऑर्डिनरी कूलेंट्स काम नहीं करते। वहां लिक्विड हीलियम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है। इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का सिंपल मतलब है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स का साइंस। जनरली -150 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर्स को क्रायोजेनिक रेंज माना जाता है। हीलियम इस फील्ड का बैकबोन है, क्योंकि ये इतने लो टेम्परेचर्स पर भी लिक्विड स्टेट में रहता है। एमआरआई मशीन्स, सुपरकंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स सब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर हीलियम की सप्लाई इफेक्ट होती है तो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि मल्टीपल हाईटेक सेक्टर्स इंपैक्ट होते हैं। अब सवाल आता है कि हीलियम अर्थ पर आता कहां से है। हीलियम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता। ये नेचुरली यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अल्फा डिके से मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है। ये हीलियम एटम्स धीरे धीरे रॉक के थ्रू माइग्रेट करते हैं
और नेचुरल गैस रिजर्वायर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। इसी वजह से हीलियम की कमर्शियल प्रोडक्शन नेचुरल गैस प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई होती है और इसी लिमिटेड ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी की वजह से हीलियम को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स माना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, हीलियम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा जाता है? देखिए, कोल और पेट्रोलियम की तरह हीलियम भी जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। जब हीलियम अंडरग्राउंड रेजर्वॉयर से निकलकर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, तो इसका एटॉमिक वेट बहुत कम होने की वजह से ये ग्रेजुअली अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है और फिर अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर देता है और आउटर स्पेस में चला जाता है। मतलब एक बार हीलियम लूज हो गया तो उसे वापस रिकवर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और क्योंकि नए हीलियम डिपॉजिट्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ह्यूमन टाइम स्केल पर इसे रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हीलियम को स्ट्रेटेजिक और फाइनाइट रिसोर्स माना जाता है, बिल्कुल क्रिटिकल मिनरल्स की तरह। अब सवाल आता है कि हीलियम को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हीलियम की माइनिंग होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हीलियम की इंडिपेंडेंट माइनिंग नहीं होती, ये नेचुरल गैस के साथ ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है। जब नेचुरल गैस प्रोसेसिंग होती है तब हीलियम को अलग किया जाता है, लेकिन हर नेचुरल गैस फील्ड प्रॉफिटेबल नहीं होती। जनरली अगर हीलियम कंसंट्रेशन 0.3% या उससे ज्यादा हो तब कमर्शियल एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली वायबल होता है। इसी वजह से दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हीलियम को प्रोड्यूस कर पाती हैं। इस पॉइंट को रिसोर्स इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से रिलेट किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन के बाद हीलियम डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले नेचुरल गैस को प्रोसेस किया जाता है, कूलिंग के थ्रू मीथेन और दूसरी गैसेस को कंडेंस किया जाता है। फिर क्रायोजेनिक सेपरेशन टेक्निक यूज होती है, जहां हीलियम अपने एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से बाकी गैसेस से अलग हो जाता है। एंड में अल्ट्रा हाई प्योरिटी हीलियम लगभग 99.99% प्योरिटी ऑब्टेन किया जाता है। ये हाई प्योरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, एमआरआई और स्पेस मिशंस में इवन टाइनी इंप्योरिटीज भी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकती हैं। एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, अगर हीलियम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वहीं से एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते? टेक्निकली आंसर है यस, लेकिन प्रैक्टिकली आंसर है नो। एटमॉस्फेयर में हीलियम सिर्फ 0.0005% के आसपास होता है। सोचिए, इतनी छोटी क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एयर प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसी प्रोसेस में एनर्जी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कमर्शियल लेवल पर ये प्रॉफिटेबल नहीं रहता। इसी वजह से दुनिया आज भी नेचुरल गैस रिजर्व्स पर डिपेंड करती है। अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। हीलियम की सप्लाई पूरी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। सिर्फ कुछ कंट्रीज जैसे यूएस, कतर, अल्जीरिया, रशिया और चाइना ग्लोबल प्रोडक्शन को डोमिनेट करती है। इसका मतलब है कि अगर इनमें से किसी भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट, सैंक्शंस या प्रोडक्शन इशू आए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। और क्योंकि हीलियम का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रप्शन का इंपैक्ट बहुत सीवियर होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक रिसोर्स कंसंट्रेशन का। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, चाइना ने हीलियम एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया? पहला रीजन है सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस। चाइना अग्रेसिवली अपनी एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है और एडवांस चिप फैब्रिकेशन में हीलियम इंडिस्पेंसिबल है। दूसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक स्टॉकपाइलिंग। मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से कतर से सप्लाई डिस्टर्ब होने का रिस्क था, इसलिए चाइना ने पहले ही डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट सिक्योर करना जरूरी समझा। और तीसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल लेवरेज। जैसे पहले गैलियम और जर्मेनियम एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट किए गए थे, वैसे ही हीलियम भी एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टूल बन जाता है। यानी ये डिसीजन इकोनॉमिक से ज्यादा जियोपॉलिटिकल था। हीलियम सप्लाई चेन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? सिर्फ लिमिटेड प्रोड्यूसर्स। अगर रशिया पर सैंक्शंस लगते हैं, कतर में कॉन्फ्लिक्ट होता है या चाइना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ग्लोबल सप्लाई इमीडिएटली इंपैक्ट हो जाती है। और प्रॉब्लम और सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि हीलियम का कोई प्रैक्टिकल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। आप नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से इसी जगह काम नहीं चला सकते। इस वजह से हीलियम को स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब एक ज्योग्राफिकल डिमेंशन देखते हैं। कतर दुनिया का लार्जेस्ट हीलियम एक्सपोर्टर में से एक है, लेकिन उसकी ऑलमोस्ट सारी हीलियम शिपमेंट्स एक नैरो सी रूट से गुजरती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज।
ये ऑलरेडी ऑयल ट्रेड के लिए दुनिया का सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट माना जाता है। अगर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है या शिपिंग टेम्पररी ब्लॉक होती है, तो सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, हीलियम सप्लाई भी इमीडिएटली इफेक्ट होगी। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मान लीजिए हीलियम प्रोड्यूस भी हो गया, क्या उसे स्टोर करना इजी है? बिल्कुल नहीं। लिक्विड हीलियम को -269 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए स्पेशली डिजाइंड क्रायोजेनिक वेसल्स यूज होते हैं, जिन्हें डेवर्स भी कहा जाता है। ये टैंक्स वैक्यूम इंसुलेटेड होते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक आ सकती है। मतलब हीलियम की चैलेंज सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, बल्कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी है। अब ट्रांसपोर्ट के दौरान एक और चैलेंज आता है, जिसे हम बॉयल ऑफ कहते हैं। चाहे कंटेनर कितना भी एडवांस क्यों ना हो, थोड़ी बहुत हीट अंदर एंटर करती ही है। इस हीट की वजह से लिक्विड हीलियम धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगता है। गैस बनने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर रिलीज करने के लिए टैंक्स को गैस वेंट करनी पड़ती है, और जो हीलियम एटमॉस्फेयर में चला गया वो परमानेंटली लूज हो जाता है। इसी वजह से हीलियम लॉजिस्टिक्स टाइम सेंसिटिव और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती है। अब तक हमने ग्लोबल सिनेरियो देखा, अब बात करते हैं इंडिया की। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट जान लीजिए। इंडिया अपनी हाई प्योरिटी हीलियम रिक्वायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 100% इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिस्रप्शन होता है, तो इंडिया के पास उसका इमीडिएट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है। और डिपेंडेंसी सिर्फ इंपोर्ट्स पर ही नहीं है, बल्कि इंपोर्ट्स का मेजर शेयर कतर से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कॉन्फ्लिक्ट होता है या शिपिंग डिस्टर्ब होती है, तो इंडिया की हीलियम सप्लाई डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। सो ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी का भी इशू है। अब सवाल आता है कि हीलियम शॉर्टेज का इंडिया पर प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा। 2026 में कतर के रास रफान हीलियम फैसिलिटी में मेंटेनेंस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुई। तब इंडिया में हीलियम के प्राइसेस 35 to 50% तक बढ़ गई थी। अब सोचिए, अगर चाइना का एक्सपोर्ट बैन और मिडिल ईस्ट टेंशंस दोनों एक साथ कंटिन्यू करें तो क्या होगा? हॉस्पिटल्स में एमआरआई ऑपरेशंस एक्सपेंसिव हो जाएंगे, रिसर्च लैबोरेटरीज का काम स्लो हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, और इसरो जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स भी इनडायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब हीलियम शॉर्टेज का इंपैक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि पूरी हाई टेक इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। अब देखते हैं हीलियम का यूज एग्जैक्टली कहां होता है। सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ केयर। आप सबने एमआरआई मशीन्स का नाम सुना होगा। एमआरआई के अंदर बहुत पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर तभी काम करते हैं जब उन्हें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पर मेंटेन किया जाए, और इस कूलिंग के लिए लिक्विड हीलियम यूज होता है। अगर हीलियम अवेलेबल ना हो, तो एमआरआई मशीन्स प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए हीलियम इनडायरेक्टली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट बना देता है। अगला सेक्टर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो आज के डिजिटल इकोनॉमी की बैकबोन है। एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए एक्सट्रीमली क्लीन एनवायरनमेंट और प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल की जरूरत होती है। हीलियम दोनों काम करता है। ये हीट को एफिशिएंटली रिमूव करता है और केमिकली इनर्ट होने की वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंटामिनेट भी नहीं करता। इसके अलावा ईयूवी लिथोग्राफी जैसे एडवांस चिप फैब्रिकेशन सिस्टम्स भी हीलियम पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से चाइना अपनी डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हीलियम रिजर्व करना चाहता है। अब बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। इसरो के लॉन्च व्हीकल्स, स्पेशली क्रायोजेनिक रॉकेट्स, हीलियम के बिना ऑपरेट ही नहीं कर सकते। हीलियम का यूज लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल टैंक्स को प्रेशराइज करने के लिए होता है। लॉन्च से पहले फ्यूल लाइंस को सेफली पर्ज करने के लिए भी हीलियम का ही यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हीलियम नॉन फ्लेमेबल है। इसी वजह से मैन्ड मिशंस जैसे गगनयान में सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हीलियम इंडिस्पेंसिबल बन जाता है। मतलब अगर हीलियम सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है। अब आते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स की तरह रूम टेम्परेचर पर काम नहीं करते। इनके सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स को ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन के बहुत पास मेंटेन करना पड़ता है। ये कूलिंग हीलियम-3 और हीलियम-4 आइसोटोप्स के थ्रू पॉसिबल होती है। इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया। अगर फ्यूचर में हीलियम सप्लाई सिक्योर नहीं होगी, तो एडवांस्ड क्वांटम रिसर्च भी चैलेंज फेस कर सकती है। इसलिए हीलियम इनोवेशन और इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज
दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगला एप्लीकेशन है टेलीकम्युनिकेशन। भारत नेट, 5G और फ्यूचर 6G नेटवर्क्स के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग मोल्टन ग्लास को रैपिडली कूल करना पड़ता है। हीलियम इस प्रोसेस में एफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है और माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। इससे रिजल्ट क्या होता है? बेटर क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर्स और फास्टर डिजिटल कम्युनिकेशन। इसलिए इनडायरेक्टली हीलियम डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। डिफेंस सेक्टर में भी हीलियम का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले हीलियम लीक डिटेक्शन के लिए यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सबमरीन्स में माइक्रोस्कोपिक लीक्स डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हीलियम इस पर्पस के लिए आइडियल गैस है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और स्ट्रेटेजिक डिफेंस इक्विपमेंट में भी हीलियम का यूज होता है। हीलियम 3 आइसोटोप रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम में भी एम्प्लॉय किया जा सकता है। इसलिए हीलियम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिसोर्स नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी रिसोर्स भी है। अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया के पास खुद हीलियम के रिजर्व्स हैं? आंसर है यस, बट कमर्शियल प्रोडक्शन अभी नहीं है। इंडिया में जियोथर्मल एरियाज, रेडियो एक्टिव मिनरल डिपॉजिट्स और कुछ नेचुरल गैस बेसिन्स में हीलियम प्रेजेंस आइडेंटिफाई की गई है, लेकिन अभी लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन और लिक्विफैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। मतलब रिसोर्स तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बकरेश्वर थर्मल स्प्रिंग्स इंडिया की सबसे प्रॉमिसिंग हीलियम रिसोर्स माना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ जियोथर्मल गैसेस में लगभग 1.4% हीलियम कंसंट्रेशन पाई गई है। याद रखिए, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए जनरली 0.3% कंसंट्रेशन ही सफिशिएंट होती है। मतलब बकरेश्वर के पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अंडर वीईसीसी ने यहाँ पायलट एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट भी एस्टैब्लिश किया है। अगर फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को स्केल अप किया गया तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है केरला का मोनेजाइट सैंड्स। मोनेजाइट एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जो थोरियम से रिच होता है। थोरियम के रेडियो एक्टिव डिके से मिलियंस ऑफ ईयर्स में हीलियम जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हीलियम मिनरल क्रिस्टल्स के अंदर ट्रैप्ड होता है। उससे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करना अभी भी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए प्रेजेंट में इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह देखा जा रहा है, इमीडिएट कमर्शियल रिसोर्स की तरह नहीं। इंडिया के कुछ नेचुरल बेसिन्स में भी हीलियम आइडेंटिफाई हुआ है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन और राजस्थान के गैस फील्ड्स। लेकिन इन सभी एरियाज में हीलियम कंसंट्रेशन रिलेटिवली लो है, इसलिए एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल नहीं बन पाई है। अगर फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी और क्रायोजेनिक रिकवरी सिस्टम्स इंप्रूव होते हैं तो ये रिसोर्स भी इकोनॉमिकली यूजफुल बन सकते हैं। तो फाइनली सवाल है, इंडिया को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ कतर पर डिपेंडेंट रहने के बजाय यूएसए, कनाडा और दूसरे सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स डेवलप करने होंगे। दूसरा, हॉस्पिटल्स, रिसर्च लैबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में हीलियम रिसाइकलिंग सिस्टम को प्रमोट करना होगा ताकि वेस्टेज कम हो। तीसरा, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को अग्रेसिवली सपोर्ट करना होगा, स्पेशली बकरेश्वर, ओएनजीसी और ओआईएल के प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया को हीलियम को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल गैस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेशनल रिसोर्स की तरह ट्रीट करना होगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने देखा कि हीलियम सिर्फ एक नोबल गैस नहीं है बल्कि मॉडर्न इकोनॉमी, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग की बैकबोन है। चाइना का एक्सपोर्ट बैन हमने एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ ऑयल और गैस के अराउंड नहीं बल्कि क्रिटिकल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के अराउंड भी शेप होगी। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सिविल स्टाफ हिमाचल से के साथ जुड़ जाइए। मैं हूं आकृति बंसल, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स एनालिसिस में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।